हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सूर्यग्रहण। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कर्ण पिशाचिनी, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कई ऐसे वीडियो स्टोरीज आपने देखी होगी जिनके बारे में आपने उन लोगों के बारे में जाना है जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी साधना की है और उनके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन आज की ये कहानी, ये वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप जानने वाले हैं वो डिटेल्स जो कर्ण पिशाचिनी साधना के टाइम पर लोग करते हैं और किस मंजर से, किस कठिनाई से उनको गुजरना पड़ता है। एक ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस जिसने सब कुछ खुद किया है और उसकी एक वार्निंग, उसकी एक सलाह कि क्यों आपको ये सब नहीं करना चाहिए। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। इस कहानी में कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलने वाली है जिसे आप शायद कुछ समय के लिए कुछ चीजों से घिन करने लग जाएं। इस कहानी में थोड़ी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा घिन क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे घिन आती है, आप अगर एलर्जिक हैं, तो स्टोरी को बाद में देखें और खाना खाते टाइम तो बिल्कुल भी स्टोरी को आप ना देखें। और हाँ, साथ ही साथ स्टोरी को आप अकेले में सुनना प्रेफर करें। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जतिन की परवरिश हुई थी। खेत खलिहान, मिट्टी की सादगी और गांव की सीधी सादी जिंदगी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा से ही एक आग जलती थी। शहर की जिंदगी, अमीरी का शोर शराबा और वो चमक जो सिर्फ बड़े शहरों में होती है। 1.5 साल पहले जब जतिन अपने गांव से बाहर निकला तो लोगों ने कहा कि गांव का लड़का शहर में क्या कर पाएगा। लेकिन उसने सबको हैरान कर दिया और 1.5 साल में उसने जिस बिजनेस में हाथ डाला वहां से वो सही लोगों से जुड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदल दी। लोग कहते थे कि उसका जो स्टारी लक था उसने उसकी जिंदगी बदली है, पर जतिन खुद जानता था कि किस्मत के साथ उसका अपना जुनून भी था जिसने उसे सक्सेसफुल बनाया। या कुछ और, ये जानने के लिए हमें 1.5 साल पीछे जाना होगा। 1.5 साल पहले जब जतिन गुरुग्राम आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एड्रेस जो उसके बचपन के दोस्त अरविंद का था, जिसे वो अपनी नानी के घर मिला करता था गर्मी की छुट्टियों में। बचपन से ही दोनों की वाइब्स मैच करती थी और ये दोनों अपनी छुट्टियों के दिन साथ में ही स्पेंड किया करते थे। और उसे ये बात भी अपनी नानी की यहीं से पता लगी कि अरविंद तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने गांव से अरविंद का एड्रेस लिया और पहुंच गया गुरुग्राम अपने पुराने बचपन के दोस्त से मिलने, कुछ उम्मीदें लेकर। और वहां अरविंद उससे मिला। अरविंद जतिन को देखकर बहुत खुश हुआ और वो उसे अपने साथ ले गया। जतिन 2-3 दिन अरविंद के साथ ही रहा और उसने देखा कि अरविंद तो वहां पर एक किंग के जैसे रह रहा था। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ियां, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक लग्जरी पेंट हाउस जहां से पूरे शहर का व्यू दिखता था, नाइट पार्टीज और जाने क्या क्या। अरविंद के तो रंग ही अलग थे और जतिन उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश भी था और इंस्पायर्ड भी था। जतिन ने कहा, भाई मैं भी गांव छोड़कर शहर कुछ करने आया हूं यार, मुझे भी कोई काम बता ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा के यहीं कोई छोटा मोटा रूम वगैरह लेके रह लूं। जतिन की बात सुनकर अरविंद हंसता और कहता, अरे भाई कैसी बात कर रहा है तू मेरा भाई है, तू कहीं और क्यों रहेगा। अबे तू शायद भूल गया, लेकिन मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं भाई। तुझे याद है कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया था। अगर उस दिन तू नहीं होता तो पेड़ से मैं सीधा उस खाई में गिरता और मर चुका होता, और फिर ये सब कुछ नहीं होता। ये घर तेरा भी है भाई। वैसे भी मैं इस घर में अकेला ही रहता हूं और जिंदगी में भी तू यहां रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरविंद की ये सारी बातें सुनकर जतिन की आंखों से आंसू निकल गए। बोला, भाई इतना बड़ा आदमी बन गया है तू, फिर भी तुझे घमंड नहीं है। अरविंद मुस्कुराता और बोलता है, ज्यादा बकर मत कर और सामने से लेफ्ट वाला कमरा तेरा है, वहां सामान रख ले, फिर तुझे काम भी बताता हूं जो तुझे संभालना है। अब दोनों भाई मिलके कमाएंगे। अब इन दोनों की बात सुनकर आप भी सोच रहे होंगे ना कि काश ऐसा दोस्त आपको मिले जिसकी जान आपने बचपन में बचाई हो।
लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत सारे पुण्य करने होते हैं। खैर, अब दोनों दोस्त साथ ही रहने लगे। अरविंद ने एक नया होटल स्टार्ट किया था और उसका काम मैनेज करने के लिए उसे कोई बहुत ही भरोसेमंद आदमी चाहिए था, और उसके लिए जतिन से ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन हो सकता था। जतिन ने भी हंसते हंसते अपने भाई, अपने दोस्त का काम संभाल लिया और हर एक चीज का प्रॉपर हिसाब वो उसे दिया करता था। अरविंद उसे कहता था, भाई तुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू चीटिंग नहीं करेगा, और वैसे अगर की तो मुझे पता लग जाएगा, अरविंद ने जतिन के कान में कहा। उसकी बात सुनकर जतिन भी मुस्कुरा दिया। उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं, तो उसे पता था कि उसका दोस्त उससे मजाक कर रहा है। खैर, जतिन के पास अरविंद के घर का एक्सेस था, मतलब उसके पास चाबी थी जिससे वो कभी भी उसके घर में आ जा सकता था। उस घर के अंदर, उस पेंट हाउस के अंदर एक खास बात थी कि अरविंद ने अपने रूम का एक अलग सिक्योरिटी लॉक लगवाया हुआ था, और जतिन कभी भी उसके रूम में नहीं गया था और वो जाना भी नहीं चाहता था। वो दिन भर काम करता, रात को दोनों दोस्त मिलकर पार्टीज करते और करीबन 3-4 बजे तक घर पहुंचते थे। कभी वो साथ में पार्टी करते, कभी अलग अलग पार्टी करते। कुछ दिन तक तो वो साथ रहे, फिर दोनों का टाइम शेड्यूल अलग अलग था, इसलिए दोनों ऑलमोस्ट कभी कभी ही सेम टाइम पर आया करते थे। अदरवाइज रात को कभी 2 बजे के आसपास अरविंद आ रहा है, 3 बजे जतिन आ रहा है, या ऐसे उल्टा पुल्टा चला करता था। लेकिन एक टाइम इन दोनों का फिक्स था, दोनों दोस्त सुबह कॉफी पर मिलते और चीजें डिस्कस करते हैं। इधर जतिन को अपनी नई जिंदगी, पैसा और ऐशो आराम सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। उसे कितना भी मिल जाए वो उसे कम ही लगता है। खैर, एक रात जतिन थोड़ा अनईजी फील कर रहा था और काम से निकलने के बाद रोजाना का उसका रेगुलर था कि वो पार्टी करने जाया करता था। लेकिन आज पार्टी में जाने की जगह बिना अरविंद से बात किए वो वापस घर लौट पड़ता है। उसने मेन गेट खोल के अंदर एंट्री की तो घर में गूंजती हुई अरविंद की आवाज सुनकर वो ठिठक गया। स्टेयर्स चढ़ के वो अरविंद के रूम की तरफ पहुंचा तो वहां से उसे एक लड़की की मदहोशी भरी आवाजें आ रही थी और साथ ही साथ अरविंद की। पहले तो जतिन को लगा कि शायद अरविंद अपनी किसी फ्रेंड को अपने रूम पर लेकर आ गया है, पर पलटकर जैसे ही वो वापस जाने लगा तो कमरे के आधे खुले दरवाजे से उसे कुछ दिखाई दिया और वो देखकर जतिन पूरी तरह से चौंक गया। अरविंद एक अदृश्य स्त्री के साथ लिप्त था। उसके बाल कभी कमरे के पर्दों की तरह खुल जाते और कभी अंधेरा बनकर एकदम से वहां से गायब हो जाते। एक धुंधली सी शेप बन रही थी और गायब हो रही थी। अरविंद उस अदृश्य स्त्री के साथ क्रिया में डूबा हुआ था और यही आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। इसी के साथ साथ उसके रूम से एक अलग सी स्मेल आ रही थी, जैसे केवड़ा और जली हुई लकड़ी का मिक्सचर हो। ये सब देखकर जतिन के मुंह से चीख निकल गई, अरविंद ये क्या कर रहा है तू? जतिन की आवाज सुनकर अरविंद एकदम से उठकर संभल गया। पसीना उसके पूरे चेहरे से टपक रहा था और उसने बस एक ठंडी सी आवाज में कहा, तू यहाँ कब आया? तुझे ये देखना नहीं चाहिए था जतिन। इधर जतिन बहुत गुस्से में था। क्यों नहीं देखना चाहिए था? ये क्या कर रहा है तू? और वो कौन थी? वो कौन थी जो गायब हो गई? अरविंद उससे कहता है, भाई वो जो कोई भी थी तू उसे भूल जा। ये बात तुझे बताने और समझाने लायक नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, वैसा ही चलने दे। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए और इसके बारे में मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता हूं। ये तेरे और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसे ही जतिन ने अरविंद को आवाज लगाई थी, उसी मोमेंट से उसे जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिख रहा था वो कुछ नहीं दिख रहा था। वो स्मेल भी वहां से जा चुकी थी। वो अरविंद के कमरे में जाता है, चारों तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है अरविंद? तो मुझे बता क्यों नहीं रहा है? जतिन को साथ ही साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल अनरियल था और उसे लग गया था कि उसका दोस्त किसी ना किसी चक्कर में है। जतिन का डर अब सवालों में बदल गया। उसने अरविंद से कहा, भाई तू मुझसे क्यों छुपा रहा है? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं। आखिर ये कौन है? ये क्या हो रहा था? और तू कैसे? और ये तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये राज
वैसे भी हम दोनों के बीच ही रहेगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। अरविंद ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे अंदर से टूट रहा हो। वो बोलना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जैसे किसी चीज से बंधा हुआ हो। वो जतिन से कहता है, भाई मैं तुझे सब कुछ बता देता, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये राज मैं किसी को भी नहीं बता सकता। और ये बोलने के बाद अरविंद कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, किसी की बात सुन रहा हो। उसके बाद वो फिर से बोला, लेकिन भाई तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है, इसलिए ये राज मैं तुझे बता रहा हूं। लेकिन अगर ये राज हम दोनों के बीच से बाहर गया तो तेरी और मेरी, हम दोनों की मौत तय है। उसके बात सुनकर जतिन बोला, चिंता मत कर भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तू मुझसे कुछ भी मत छुपा। उसके बाद अरविंद ने बोलना शुरू किया, जो तूने देखा वो कोई इंसान नहीं, वो एक पिशाचिनी है। मैंने एक साधना की थी जिसमें मैंने अपनी जान का जोखिम उठाया। मैंने उसकी साधना की, उसने मुझे अपना बनाया और बदले में मुझे धन, दौलत, शक्ति और वो सब कुछ दिया जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये बात सुनकर जतिन के होश उड़ गए। तो मतलब तू अमीर इसलिए हुआ कि वो तेरे साथ है, ये सब उसकी वजह से है? अरविंद ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन जतिन, जितना तू सोच रहा है ये उतना आसान नहीं था। मुझे एक वचन दिया गया है कि मैं इसका पूरा राज किसी को नहीं बता सकता। अगर मैं तोड़ूं तो मेरी मौत निश्चित है। मैंने तुझे जितना भी बताया वो सिर्फ और सिर्फ उससे परमिशन लेकर बताया, और इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ और नहीं बता सकता हूं। अरविंद की ये बात सुनकर जतिन के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन डर के साथ साथ लालच भी। उसने अरविंद से कहा, अच्छा, तो मतलब अगर मैं भी ऐसी कोई साधना करूं तो मुझे भी ये सब मिल सकता है? भाई मुझे रास्ता दिखा, मैं भी तेरी तरह अमीर बनना चाहता हूं। उसका ये स्टेटमेंट सुनकर अरविंद की चिंता बढ़ गई, उसका दिमाग खराब हो गया। उसने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जतिन बोलता, क्यों नहीं हो सकता? तू साधना कर सकता है, तू पैसे कमा सकता है, तो क्या मैं साधना नहीं कर सकता? बस तू मुझे रास्ता बता भाई, मुझे क्या करना होगा। अरविंद फिर से चुप हो गया और जतिन की आंखों में घूर कर देखने लगा। जतिन भी अरविंद की आंखों में देख रहा था। कुछ पलों के लिए जतिन की आंखों में घूरने के बाद फिर से अरविंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, जतिन, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे एक बात खुल के बोल रहा हूं। ये रास्ता बस पैसा और सुख नहीं देता, ये तुझे अंधेरा भी देता है, तेरे अंदर के इंसान को खोखला कर देता है। हर रात जब पिशाचिनी आती है तो वो तुझे सिर्फ सुख नहीं देती, वो तेरे खून की एक एक बूंद पर अपना कंट्रोल करती है, तेरे सपने खा जाती है और धीरे धीरे इंसान उसका बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। अरविंद के इन शब्दों में एक दर्द था, उसके चेहरे पर छुपा हुआ दुख था, लेकिन जतिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरविंद की बात सुनकर वो कहता है, भाई तू चाहे जितना भी डरा ले, मैं वैसे ही जीना चाहता हूं जैसे तू जी रहा है, मुझे भी पिशाचिनी चाहिए। उसकी बात सुनकर अरविंद बोलता है, नहीं भाई, जो गलती मैंने की वो मैं तुझे नहीं करने दूंगा। जिस नर्क में मैं कूदा उसमें तुझे नहीं कूदने दूंगा। तुझे जो बाहर से अच्छा दिख रहा है ना मेरे भाई, वो अंदर से कितना खतरनाक और घिनौना है तू नहीं जानता है। अरविंद यहां पर जतिन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जतिन के सिर पर तो अमीरी का भूत सवार था। उसने कहा, सही है भाई, मुझे पता लग गया तू सारे सुख खुद भोगना चाहता है, लेकिन तेरा दोस्त भी वो सुख भोगे ये तुझे बर्दाश्त नहीं। सही है भाई, सही है, तुझे दोस्त नहीं, तुझे गुलाम चाहिए था जो तेरे काम संभाल ले और तू ऐश करता रहे, बस यही है तेरी दोस्ती। उसकी बात सुनकर अरविंद ने अपनी सांसें भरी और धीरे से कहा, ठीक है,
अगर तू यही चाहता है तो यही सही, तू भी बन जा अरविंद, लेकिन बाद में मुझसे मत कहना। तुझे भी पिशाचिनी चाहिए ना, तो कल मेरे साथ चल, तुझे एक आदमी से मिलवाऊंगा, एक तांत्रिक जो मेरे लिए भी मार्गदर्शक था और मेरी साधना उसी ने पूरी करवाई थी। लेकिन याद रख, जिस दिन तूने पहला कदम रखा, वापस लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। एक आखिरी बार और सोच ले कि तू इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर जतिन कहता है, मुझे वैसे भी किसी और रास्ते पर नहीं चलना है, मैं इस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। एक बार फिर अरविंद जतिन की आंखों में घूरता है और उसे उसकी आंखों में वो लालच, वो हवस साफ साफ दिखाई देती है। इसके बाद बिना कुछ बोले अरविंद अपने कमरे में जाके अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है और वहां से जतिन भी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जतिन चुपचाप होटल निकल लिया, बिना अरविंद से मिले और बिना उसे कुछ बताए। दिन में अरविंद ने जतिन को फोन किया और बोला, आज रात 12 बजे तैयार है ना, तुझे उस आदमी से मिलवाना है जो तुझे इस रास्ते पर चलना सिखा सकता है। अपने दिल को मजबूत कर ले, क्योंकि जो तू देखने वाला है वो तेरी सोच से परे है। जतिन की रगों में उत्सुकता के साथ साथ एक अजनबी डर भी घूम गया अरविंद की बातें सुनकर। लेकिन पूरी रात उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि वो कैसे भी करके ये साधना जरूर करेगा। उस रात अरविंद अपनी काली रेंज रोवर लेकर सीधा होटल पहुंचा। उसने जतिन को पिक किया और फिर गुरुग्राम के हाई राइज एरिया से निकलकर गाड़ी निकल पड़ी पुराने इंडस्ट्रियल जोन की तरफ। वहां आगे जाकर एक आधी टूटी फूटी गली थी, जहां बिजली के नाम पर सिर्फ कुछ स्ट्रीट बल्ब्स जल रहे थे। तभी अरविंद ने एक अंधेरी सी गली के अंदर गाड़ी मोड़ी और उस गली के अंत में एक पुराना मंदिर था, जिसका आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। मंदिर के पीछे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह थी और उस गुफा से हल्की हल्की धूप, जलते हुए तेल, इन सब की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी और साथ ही एक बेचैन करने वाली ठंडी हवा। अरविंद ने धीरे से जतिन से कहा, यहां रहने वाला आदमी किसी आम इंसान की समझ से परे है। इससे मिलकर ही तुझे समझ में आ जाएगा कि तू किस रास्ते पर चल रहा है। दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और अंदर के रास्ते सीधे उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर वो आदमी यानी वो तांत्रिक बैठा था। उसका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला, सामने एक त्रिशूल और 3 खोपड़ियां रखी हुई थी। उन खोपड़ियों के अंदर दिए जल रहे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और ऐसा लग रहा था उसको देखकर से अंधेरे में भी सब कुछ वो क्लियरली देख पा रहा हो। उसे देखकर जतिन के पैर अपने आप रुक गए, लेकिन अरविंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाया। उस तांत्रिक की आवाज गहरी और कंपन से भरी थी। तो यह है नया छात्र जो अपनी आत्मा को पिशाचिनी के हवाले करने आया है। उसकी बात सुनकर जतिन ने घबरा कर कहा, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे भी वैसी शक्ति और धन चाहिए जैसी अरविंद के पास है। वो हंसा और उसकी हंसी में एक अलग सा खौफ था। शक्ति सबको चाहिए, लेकिन उसके बदले में क्या छोड़ने को तैयार है तू? ये रास्ता सिर्फ सोना नहीं देता, ये तेरा खून, तेरा मन और तेरी नींद खा जाता है। जब तू पिशाचिनी का प्रेमी बनता है, तब तो उसका दास भी बनता है। क्या तुझे मालूम नहीं किस रास्ते पर चलने की तू जिद कर रहा है? उसकी बात सुनकर जतिन थोड़ा सा घबरा जाता और बोलता है, मुझे अरविंद ने सब बता दिया है और मैं इस रास्ते पर चलने को तैयार हूं। आप बस मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसने तांत्रिक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उस तांत्रिक ने अरविंद की तरफ देखा, दोनों की आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों को तैयार करना होगा। कल सुबह 4 बजे तुम्हें यहीं आना है और अगले 23 दिनों तक। ये कह के वो बाबा ने अरविंद की तरफ देखा
और इशारा किया कि इसे सब कुछ समझा देना। उसके बाद ये दोनों वहां से निकल गए। जाते जाते रास्ते में अरविंद ने जतिन से कहा, अगले 11 दिन तुझे वो करना है जो तूने जीवन में कभी नहीं किया। एक बार और सोच ले भाई, जिस रास्ते पे तू चलना चाहता है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। जतिन हंसता है और कहता है, हाँ भाई, लेकिन कठिन रास्ते पर रेंज रोवर या मर्सिडीज से चलो तो उसका भी अपना मजा है। जतिन ने अरविंद के ऊपर टॉन्ट मारा। अरविंद समझ गया कि अब इसे कोई भी नहीं समझा सकता है और मुझे इसको समझाने पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। अरविंद उसे घर ड्रॉप करके कहीं निकल जाता है और जतिन सोने चला जाता है, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। उसे कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वापस उसी जगह पहुंचना था। अगली सुबह जतिन उस तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक ने अपनी बोरी से एक काले रंग का कपड़ा निकाला जिसमें एक यंत्र बना हुआ था। बीच में एक गोल चक्र और उसके चारों तरफ कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। वो देते हुए तांत्रिक ने उससे कहा, ये तेरा पहला कदम है। इस यंत्र को अपने कमरे में रख। अगले 10 दिन तक रात के समय इसे तेल और अगरबत्ती के धुएं में जगा और हर रात एक मंत्र का जाप कर बिना रुके। जतिन की आंखों में लालच चमक उठी कि आखिर उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। उसने कहा, मंत्र? कौन सा मंत्र है? तांत्रिक मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट डरावनी थी। ये तुझे बाद में बताऊंगा, अभी अपने मन को मजबूत कर। और मैं तुझे कुछ आसन बता रहा हूं जिससे तू ध्यान लगा पाएगा। आज दिन भर तू ध्यान लगाने का प्रयास करेगा और रात्रि में जो मैं बता रहा हूं वो तुझे करना है। वो रहा तेरा कमरा, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जतिन ने उस ओर देखा तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जिसे पत्थर में काटा हुआ हो। वो उस कमरे के बाहर गया और बाहर से कमरे के अंदर जब वो देख रहा था कि उस कमरे में इतना अंधेरा था कि बाहर से देखने पर उसे अंदर सिर्फ काला रंग दिखाई दे रहा था, पूर्ण अंधकार। बाहर खड़े खड़े वो उस कमरे को देख रहा था, तभी पीछे से उस तांत्रिक की आवाज आई, अंदर जाओ, अगले कुछ दिन तुम्हें इसी कमरे में गुजारने हैं। जतिन उस कमरे के अंदर गया। ऐसा लग रहा था एक कमरे को किसी ने अंदर से काला पेंट किया हुआ है। उसके अंदर घुसते उसे जले हुए तेल और दियों की महक आ रही थी। कमरे में खिड़की नाम की कोई चीज नहीं थी, बस ऊपर एक कोने में छोटा सा छेद था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ पा रही थी और वेंटिलेशन के नाम पर सिर्फ वो एक छेद था जिससे इस कमरे में हवा अंदर और बाहर आ जा सकती थी, और एक वो मेन दरवाजा जो अभी उसकी आंखों के सामने खुला हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे उस कमरे के अंदर गया जैसे वो साउंड प्रूफ कमरा हो। दरवाजा अभी भी खुला हुआ था लेकिन बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही थी, जैसे वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में घुस गया हो और बाहर की कोई भी आवाज उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रही है। वो सब सोच ही रहा था कि तभी तांत्रिक उठकर उस कमरे के बाहर वाले गेट पर आता और कहता है, रात्रि होने तक तो इसी कमरे में रहेगा, ये रख। उसने एक बड़ा सा दिया दिया जिसमें रुई की एक मोटी सी बाती पड़ी हुई थी और कहा, इस दिए को बुझने मत देना, ये यहां तेल रखा है। उसने कोने की तरफ इशारा किया। अब तो दिन भर ध्यान लगाने का अभ्यास कर, फिर शाम को तुझे एक मंत्र बताऊंगा। ये कहने के बाद उस तांत्रिक ने उसे बिठाकर वहीं कमरे के बाहर बिठाकर कुछ आसन सिखाए और कैसे ध्यान जल्दी लगाया जाता है, ये कुछ टेक्निक्स उसने उसको सिखाए और उससे कहा कि अब तुझे इनका अभ्यास करना है, मैं तुझसे शाम को मिलूंगा। रात को करीबन 8 बजे के आसपास वो तांत्रिक जतिन के कमरे के बाहर आया और उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर जतिन दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके बाहर आते ही तांत्रिक ने अंदर झांक कर देखा तो वो दिया अब भी जल रहा था। इसे देखकर वो मुस्कुरा दिया और फिर जतिन के कंधे पर हाथ रख के उसने उसे बैठने का इशारा किया। बैठने के बाद उसने जतिन को एक सेब दिया खाने को और उसे खाने का इशारा किया। जतिन ने सेब खाना शुरू किया और उसके बाद उस तांत्रिक ने जतिन से कहा, ध्यान से सुन जतिन, जो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं। जिस साधना को तू करना चाहता है उसे कर्ण पिशाचिनी साधना कहते हैं। इस साधना के 2 मार्ग हैं, एक लंबा
और अनिश्चित, और दूसरा छोटा, कठिन, लेकिन वो भी अनिश्चित ही है। इसे वाम मार्गी साधना कहते हैं। ये है तो छोटी, लेकिन कठिन भी उतनी ही है, और अगर तू इसे पूरी कर पाया तो पिशाचिनी के साधने की संभावना ज्यादा है। तो तू अच्छी तरह से सोच ले कि तू कौन सा मार्ग लेना चाहेगा। उसकी बात सुनकर जतिन ने तपाक से कहा, गुरुजी, मैं तो वाम मार्ग ही लेना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर तांत्रिक मुस्कुराया, जैसे उसे उत्तर पहले से ही पता था। फिर उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल एक मंत्र नहीं, एक ध्वनि नहीं, एक आह्वान है। इनका उच्चारण अगर गलत हुआ तो जो शक्ति तू बुलाने जा रहा है वो तेरे विरुद्ध हो जाएगी। इसके बाद उसने अपनी आंखें मूंदी और एक गूंजती धीमी लय में बोला, ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नागत वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर लौट रही थी और पूरे कमरे में वही मंत्र एक साथ गूंज रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा, ये मंत्र तुझे हर रात 1500 बार बोलना है। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपने पास से एक माला उसे निकाल कर दी, उसे वो मंत्र लिख कर दिया, उसे उस मंत्र का उच्चारण सिखाया। सब कुछ सीखने के बाद जतिन ने अपना कार्य शुरू किया। इसके बाद उस तांत्रिक के बताए अनुसार जतिन ने अपना कार्य शुरू किया। उसने नहाना और ब्रश करना बंद कर दिया था। ना वो अपनी जीभ साफ करता था और ना ही अपने दांत, और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो ही उसे पहन के रखने थे, एक काला कुर्ता और पजामा। न बिस्तर समेटता था और ना ही जिस थाली में भोजन करता था उसे धोता था, और बाद में भी उसी थाली के अंदर उसे भोजन करना होता था। इस तरह से 10 दिन तक पूरी तैयारी करने के बाद आए आखिरी के 3 दिन। ये जो साधना थी वाम मार्गी, मेनली 3 दिनों की साधना थी, और वो त्रयोदशी की शाम थी। और उस तांत्रिक के बताए अनुसार जतिन ने पहली बार अपनी लाइफ में पताशे से अपने मल का छोटा सा भाग लेकर वो उसे खा गया। उसे घिन तो बहुत आई, लेकिन उसे ये साधना वाम मार्ग से ही करनी थी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपने सपने पूरे करने थे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने कौन सा रास्ता चुन लिया है, और अपनी जिंदगी के अगले 3 दिन वो कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद उसकी असली साधना रात 11 बजे शुरू होने वाली थी। उसने अपने उस कमरे में 11 बड़े बड़े दीपक लगाए और हर दीपक में करीब आधा किलो तेल भर के उन्हें प्रज्वलित कर दिया। ये सारी चीजें उस गुरु ने, उसके तांत्रिक ने उसको सारी बातें डिटेल में समझाई कि अब उसे आगे क्या क्या करना है। उन दियों को प्रज्वलित करने के बाद एक ऊनी कंबल के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वो बैठ गया। सुबह जो उसने मल किया था उसे उसने अपनी भोजन की थाली में इकट्ठा कर लिया था, और पूरा नग्न होकर उसने वो मल अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। उसी मल से उसने अपने सर पे एक तिलक लगाया और बचे हुए मल को उसने अपने बालों में भी लगा लिया। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी गंदी हालत होगी उसकी। उसके बाद उसने हड्डियों की एक माला अपने गले में डाल ली, जो उसने खुद तैयार की थी 2 दिन पहले एक कब्र खोदकर। इसके बाद अपने आसन के चारों तरफ भी 4 छोटे दीपक उसने जलाए, और उसी नग्न अवस्था में कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का वो जाप करने लग गया अपने उस आसन पर बैठकर। ओम हीम कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्य कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान दर्शय दर्शय एम हीम हीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। अब जैसा कि उस तांत्रिक ने उसे बताया था कि मंत्र का जाप पूरी रात निरंतर बिना रुके करना है, जब तक 1500 मंत्र पूरे नहीं हो जाते हैं। और यदि जाप करते समय लघु शंका यानी टॉयलेट या मल त्याग की इच्छा हो तो उठना नहीं है, वहीं पर उसे मल मूत्र करना है। और जैसे वो मूत्र करे उस मूत्र को और मल को अपने शरीर पर लगाना है। जो मूत्र होगा उसे छिड़कना है, और जो मल होगा उसे अपने बाएं हाथ से अपने शरीर पर लेप करते रहना है, और दाएं हाथ से मंत्र उच्चारण के साथ उस माला का जाप करते रहना है। उस रात जतिन ने जब 21 बार माला का जाप कर लिया
तो उसे एकदम से बहुत तेज तीव्र लघु शंका हुई और उसने वही किया। वो अपना मंत्र जपता रहा और जो मूत्र वो त्याग कर रहा था उसी मूत्र को वो अपने शरीर के ऊपर छिड़के जा रहा था। और उस रात उसे बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा बार मलमूत्र आया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसने भी अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ा और वो निरंतर मंत्र जाप करता रहा। पूरा कमरा दुर्गंध से सड़ गया था। उस कमरे में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जतिन ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने 1500 जाप पूरे किए और तब तक सुबह के 5 बज गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपने अपनी ही शिट पूरे शरीर पर लगा रखी है, कमरे में इतनी गंदी बदबू हो रही थी, उसके बाद उसने पूरे मंत्र जाप किए और उसकी हालत खराब हो गई थी, पूरी तरह से वो थक गया था। और जब मंत्र जाप पूरे हुए वो उठा और वहीं कमरे में एक कोने में जाकर वो सो गया। करीब 6 बजे उसकी आंख फिर से खुली और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। ऐसी भूख जिसे कई महीनों से उसने कुछ नहीं खाया हो, और यदि अभी कुछ नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कमरे में खाने को कुछ भी नहीं था। और इसके बाद जो आप बात सुनेंगे, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे उसने क्या किया। जैसे उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, एकदम से उसी समय उसे मल त्याग हुआ, उसे पॉटी आई। और आप मानो या ना मानो, उसने उसी मलमूत्र से अपनी भूख और प्यास को मिटाया। ये सब करते टाइम उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो ये सोच रहा था कि उसने क्या कदम उठा लिया है, क्या क्यों उसने अपने उस दोस्त की बात नहीं मानी। पहले तो उसे सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी दिन चतुर्दशी की दोपहर, मैं आपको बता दूं, त्रयोदशी यानी अमावस्या से या पूर्णिमा से 2 दिन पहले उसने अपनी ये साधना, ये प्रोसेस, असली साधना शुरू की थी। तो त्रयोदशी की रात को साधना शुरू हुई, आज चतुर्दशी है और आज की दोपहर में वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। जमीन पर कोई बिस्तर नहीं बिछा हुआ था, वो उसी नग्न अवस्था में था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे हवा ने वो दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन वो दरवाजा उसे अच्छे से याद है, बंद था, अंदर से भी और बाहर से भी। और इतना हल्का वो दरवाजा नहीं था कि वो हवा से खुल जाए। दरवाजा खुलने के साथ साथ ही जतिन को ऐसा फील हुआ कि कोई कमरे के अंदर आया है। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है और इसी चीज को चेक करने के लिए उसने अपने आप को बहुत जोर से चिकोटी काटी। जैसे उसने अपने आप को चिकोटी काटकर वापस दरवाजे पर देखा, वो एकदम से सन्न रह गया। कमरे के दरवाजे पर एक 28-30 साल की उम्र की एक स्त्री खड़ी थी, बिल्कुल नग्न अवस्था में। जतिन की आंखें फटी की फटी रह गई। दिखने में वो एवरेज सुंदर थी और उसकी आंखों के सामने वो चलते हुए आई और जतिन के पास आके लेट गई। उसे देखकर जतिन हड़बड़ाकर एकदम से उठ गया, लेकिन उसने जतिन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसने उसे अपने साथ लेटा लिया। और इसके बाद वो जतिन के गुप्तांगों को छूने लगी। जतिन शॉक्ड था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या करे और क्या नहीं। और उधर वो जतिन को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और जतिन अपने आप को कंट्रोल करने की, और सबसे बड़ी बात, वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है। उसे उसके गुरु की तरफ से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि अगर वो एकदम से उसके सामने आ जाएगी तो उसे क्या करना है। वो इसी तरह उससे छेड़खानी करती रही, लेकिन उनके बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं बना। और करीब 5 बजे वो उठकर उस कमरे से गायब हो गई। इस पूरे टाइम में जतिन जैसे हिप्नोटाइज था। उसके जाने के बाद जब जतिन वापस से होश में आया तो पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। उसके शरीर पर लिपटा हुआ मल सूख गया था और वो अपने आप को कोस रहा था और इस साधना को वो छोड़ देना चाहता था। लेकिन उस तांत्रिक ने उसे साफ साफ बता दिया था कि यदि साधना को बीच में छोड़ा तो पिशाचिनी तुम्हें उसी समय मार देगी। इस साधना में या तो तुम्हें सफलता मिलेगी या फिर मृत्यु। पूरे कमरे में फैली सड़ान से उसका सिर फट रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसी कमरे में पड़ा रहा। सोचते सोचते सो गया।
उसके बाद उसने उस पूरे टाइम में दिन भर में मलमूत्र नहीं त्यागा। रात को 11 बजे फिर से उसने हिम्मत करके दिए जला के मंत्र जाप शुरू किए। जतिन निरंतर जाप कर रहा था और तभी वही स्त्री जो दोपहर में आई थी वो उसके पास आकर बैठ गई। जतिन मंत्र जाप करते हुए उसे देख रहा था। उसके छोटे छोटे बाल थे, उसके माथे पर सिंदूर और गले में हड्डियों की एक माला थी। इसके अलावा वो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र थी। जतिन के पास बैठकर वो उसे देख रही थी। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो बहुत प्रसन्न थी। वो कभी जतिन का चुंबन लेती, कभी उसके शरीर पर हाथ चलाती और कभी उसके गुप्तांगों पर। जतिन पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन उसे याद था कि मंत्र उच्चारण रुका तो उसकी सांसें रुक जाएगी। इसलिए उसने लगातार मंत्र उच्चारण चालू रखा, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान उसे 5 से 6 बार मलमूत्र आया और इस बार उस स्त्री ने ही अपने हाथ से उसे जतिन के और खुद के शरीर पर चुपड़ दिया। जतिन बैठा बैठा मंत्र जाप करता रहा और जैसे तैसे सुबह के 5 बजे तक वो औरत भी, वो स्त्री भी इसी प्रकार बैठी रही और मंत्र जाप खत्म होते ही जतिन की आंखों के सामने वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। जतिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। क्या वो जिसकी साधना कर रहा है वो ही आ चुकी है? उसके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था और सवाल का जवाब वो बाहर जाकर भी नहीं पूछ सकता था, क्योंकि इन 3 दिनों तक उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। जतिन इन सब चीजों को करके आधा बेहोश हो गया था और यकीन मानिए वो सब कुछ यहीं बंद कर देना चाहता था, लेकिन मृत्यु के डर से साधना अधूरी नहीं छोड़ सकता था। अगली अमावस की दोपहर में जतिन कमरे में लेटा हुआ था कि वो वापस से अंदर आई उसके कमरे में और जतिन के पास आकर लेट गई। उसे देखकर जतिन उठ खड़ा हुआ तो उसने जतिन को एक लात मारी और उसे मजबूरन अपने साथ लिटा लिया और उसे उत्तेजित करने लगी। और करीब 3 बजे उसने जतिन के साथ जबरदस्ती संभोग किया और संभोग खत्म होते ही वो वहां से उठकर चली गई। जतिन उसी प्रकार कमरे में पड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात को फिर वो बैठा अपनी साधना पूरी करने। आज वो आखिरी तीसरा दिन था। जतिन ने वापस से सारा सेटअप किया और मंत्र उच्चारण शुरू किए और जैसे उसने मंत्र उच्चारण शुरू किए वो स्त्री उसके कमरे में आ गई और आकर वो सीधा उसकी गोद में बैठ गई और उसने अपना सीधा हाथ उसके गले में डाल दिया। इतना होने के बाद भी जतिन बिना रुके मंत्र जाप करता रहा और हर रोज की तरह उसने वो मलमूत्र त्यागा जिसे वो उसे जतिन के और अपने शरीर पर चुपड़ती रही। और सुबह 4 बजे करीब मंत्र जाप खत्म हुआ और वो जतिन की गोद से उठकर उसके सामने जाकर बैठ गई। पूरी रात जतिन ने जो मंत्र जाप किए बिना रुके, चाहे वो पूरी रात बैठकर सामने कुछ भी कर रही थी, वो अपने मंत्रों से विचलित नहीं हुआ और जैसे ही मंत्रों का उच्चारण खत्म हुआ बिल्कुल उसके सामने जाकर वो बैठ गई और बैठकर वो उससे कहती है, मैं तुम्हारी प्रियतमा हूं और अब जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुमने मुझे कभी छोड़ना चाहा तो मैं तुम्हें उसी क्षण समाप्त कर दूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हारा कार्य करूंगी। ये कहकर उसने वो हड्डियों की माला अपने गले से निकाली और जतिन के गले में डाल दी और उसके गले की माला निकालकर अपने गले में डाल दी और एक दुल्हन की तरह मुस्कुराने लगी। ये सब होता देखकर जतिन के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ से देख के लग रहा था कि उसकी साधना कंप्लीट हो गई है और दूसरा उसे कोई आइडिया नहीं था कि सब चल क्या रहा है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जतिन की यह हालत देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे सिद्ध किया है और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन जब भी मेरी संभोग की इच्छा होगी मैं तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने आऊंगी और तुम्हें मेरी इच्छा पूर्ति करनी होगी। एक और बात, ये तुमने पर स्त्री गमन किया और मेरे बारे में
किसी को बताया तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, और मुझसे पिंड चुराना चाहा तो तुम्हें मारकर मुझे सुख ही मिलेगा। ये कहकर उसे एक चुंबन देकर वहां से चली गई। इसके थोड़े समय के बाद यानी करीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उधर से उसके गुरु तांत्रिक की आवाज आई, उठ जा लड़के, तेरी साधना पूर्ण हुई। इसके बाद उस तांत्रिक के बताए अनुसार इस सुबह यानी प्रतिपदा की तिथि को जतिन ने उठकर स्नान किया, लेकिन अभी भी उसे अपने दांतों को साफ करने को मना कर दिया गया था। वो दीपक उसने कमरे से बाहर निकालकर दक्षिण की ओर जमीन में गाड़ दिया, और साथ ही वो हड्डियों की माला भी जो उस पिशाचिनी ने उसे पहनाई थी। उसके बाद पूरे कमरे को पानी से 3-4 बार धोया और खुद भी करीबन 3-4 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाया। नए वस्त्र उसने इसके बाद धारण किए। अभी भी उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी प्रतिपदा यानी पहली तारीख से 10वीं तक यानी अगले 10 दिन तक उसे वापस उसी कमरे में रहना था। वो उसी कमरे में रहा और मंत्र जाप करता रहा। अब खाने में उसे एक समय एक फल या एक रोटी मिलने लगी जिसके कमरे के बाहर पड़ी रहती थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से ही पता नहीं क्यों उसे रात को अपने आप भूख लगती, और भूख लगते ही पता नहीं क्यों उसी समय उसका मल विसर्जन होता और उसे क्या खाना पड़ता ये तो अब आपको पता ही है। 10वीं को जाकर ये पूरा अनुष्ठान समाप्त हुआ। एकादशी को जतिन ने उठकर अपने दांत और जीभ को साफ किया और अच्छे से नहाकर उसने फिर से दूसरे वस्त्र धारण किए और उस कमरे से बाहर निकला, और बाहर निकलकर सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने जतिन की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, वाह बेटा, तू तो बहुत दृढ़ निश्चय वाला निकला। मुझे तो लगा था कि तू ये साधना पूरी नहीं कर पाएगा और अब तू जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तेरे दोस्त को इस साधना में 9 दिन लगे थे, लेकिन तूने 3 दिन में ही इसे साध लिया। अब तूने ये कर तो लिया है, लेकिन अब कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि वो तेरी प्रेमिका के रूप में सिद्ध हुई है। इसलिए किसी दूसरी स्त्री के साथ तुमने कोई भी संबंध बनाने की कोशिश की तो वो तुझे और उसे दोनों को मार देगी। यहां तक कि वो तुम्हारी मां और तुम्हारी बहनों को भी तुमसे दूर ही रखेगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। जब वो आएगी क्रिया को करने तो तुम उसे ना नहीं कह सकते हो, और तुम आगे होकर उसे छू भी नहीं सकते हो। वो तुम्हारे पास केवल 10 सालों के लिए रहेगी। जितनी संपत्ति जोड़ पाओ जोड़ लो। 10 साल के बाद तुम्हें उसकी आवाज सुनाई आना बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हारे साथ क्रिया के लिए आती रहेगी। आजीवन तुम किसी और स्त्री के साथ गमन नहीं कर पाओगे। जतिन बहुत बुरी तरह से थका हुआ था। उसने तांत्रिक से कहा, ये सारी बातें उसने मुझे बता दी है, मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। इसके बाद उसने उस तांत्रिक से विदा ली और सीधा पहुंचा अरविंद के घर। लेकिन वो इवन बिल्डिंग में भी एंटर करता उससे पहले ही अरविंद चिल्लाता हुआ बाहर आया, अंदर मत आना जतिन, अंदर मत आना। उसका ये बिहेवियर देखकर जतिन कंफ्यूज हो गया। बोले, मेरा दोस्त मुझे अपने घर में आने से मना कर रहा है। अरविंद ने वहां पर आके उसे समझाया, भाई तू अब मेरे साथ और मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुझे भी सिद्धि प्राप्त है और मुझे भी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, और बिल्डिंग तो क्या, तू मेरे आसपास भी नहीं रह सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि तू किसी दूसरे शहर में जा और अपनी नई जिंदगी बसा। जतिन को अरविंद की बात समझ में आ गई थी। उसने अरविंद को गले लगाया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अरविंद से पूछा, भाई मैं काम क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरविंद मुस्कुराया और बोला, उसकी चिंता तू मत कर, बस अपने कानों पर भरोसा रख। तूने जिसे सिद्ध किया है वो एक कर्ण पिशाचिनी है, और वो तेरे कान में आकर सब कुछ बताएगी, तेरी मदद भी करेगी। बस तू मन में अपनी इच्छा ला
उससे बोल और फिर देख तेरे काम कैसे बनते हैं। अपने दोस्त की ये बात सुनकर जतिन निकल पड़ा दूसरे शहर की ओर। इस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर अंदर ही जतिन ने अच्छी खासी संपत्ति बना ली। बेसिकली वो एक स्टॉक ट्रेडर बन गया और दिन के करीबन 20 से 50 हजार रुपए निकालने लगा। अरविंद के बराबर तो नहीं, लेकिन उतनी कि वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। साल में एक बार वो अरविंद और उस तांत्रिक से मिलता था और हर महीने करीबन 51 हजार रुपए तांत्रिक को वो देता रहता था, जैसी उनकी डील थी। इस बात को करीब 14 साल बीत चुके हैं। अब जतिन को उसकी आवाज अपने कानों में नहीं सुनाई देती है, लेकिन वो बाकी सभी कंडीशंस में बंधा हुआ है। वो पैसा और सुख जतिन को अब अपने परिवार के बिना शून्य लगता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला ही है और अब उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। वो ढूंढ रहा है किसी ऐसे आदमी को जो उसे इस पिशाचिनी से मुक्ति दिला सके, और अब उसे कोई ऐसा मिल भी गया है और 99% असर खत्म हो चुका है। और उसी के साथ साथ ही जो कुछ उसने कमाया वो भी 99% जा चुका है। उसके शरीर को बीमारियों ने घेर लिया है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चलता है। अपने जीवन के 14 साल जो उसने ऐशो आराम से गुजारे, उतने ही दुख उसके बाद उसको पाने पड़ रहे हैं। उसे भी नहीं पता कि अब उसकी जिंदगी कितनी और बची है और जिंदगी के बाद भी वो उससे छुटकारा पा पाएगा या नहीं। वो जो कुछ भी कर रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए उसे उससे उम्मीद है कि वो शायद उससे फ्री हो जाएगा और अपनी बची कुची जिंदगी जैसे भी है वो उसको जिएगा। जतिन का कहना है कि उसके साथ क्या क्या और हुआ क्या नहीं, वो ये सब वो यहां पर बता नहीं पाएगा, लेकिन उसका कहना सिर्फ इतना है कि चीजें दिखने में जितनी आसान और जितनी लुभावनी होती हैं, ये उतनी ही खतरनाक भी होती है। ये आपकी जिंदगी में एक ऐसा वॉइड भर देती है जिसका अंदाजा आपको ये सारे काम करने से पहले नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जतिन की तरह जिन्हें शॉर्टकट चाहिए अपनी जिंदगी में पैसा कमाने का, बड़ी लाइफ जीने का, लेकिन हर शॉर्टकट की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। वो आपको तब नहीं दिखती जब आप उस शॉर्टकट के बारे में सोच रहे होते हो, आप उसके ऊपर निकलने वाले होते हो, लेकिन जब आप आधे रास्ते पहुंचते हो तब जाकर आपको पता लगता है कि इस शॉर्टकट की कीमत कितनी बड़ी होने वाली है, और तब तक आप यू टर्न नहीं ले पाते हो। आपको अब उस रास्ते पर सीधा ही चलना है, पीछे मुड़ने का ऑप्शन खत्म हो चुका होता है। ऑल्दो जतिन ने यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स डाली हैं इस साधना के बारे में, लेकिन अभी वैसी कई चीजें उन्होंने छुपा के रखी है जिसके बिना ये सब पूरा नहीं हो सकता है। उनका पर्पस था आपको इन चीजों की भयावहता को दिखाना कि किस लेवल पर जाकर आपको गिरना पड़ता है, और इसीलिए इनको शायद नीच सिद्धियां भी कहते हैं। वो लोग जो दावा करते हैं इन चीजों को आपके लिए करवाने का, उन लोगों से भी बचकर रहें, क्योंकि उनका भी अपना एक इंटेंट इसके पीछे छुपा हुआ होता है। जब जतिन ने वापस से कांटेक्ट किया इस चीज से पेश उड़ाने के लिए, तो उस इंसान ने हाथ खड़े कर दिए कि इस चीज के अंदर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। तो ये थी जतिन की कहानी, कैसे उसने अपने दोस्त के ऐशो आराम को देखते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जो शायद उसे नहीं चुनना चाहिए था। उसे उसके दोस्त ने भी कई बार समझाया, लेकिन उस टाइम पर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। वैसे अगर आप जतिन की जगह होते तो क्या करते? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।